अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ रमज़ीन। खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, मरियम नवाज किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। नैब ऑर्डिनेंस में दोबारा तरमीम कर दी गई। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पहले से जारी तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पुराने कानून के हिसाब से चलेंगे। मज़ारबा B4U केसेस भी दोबारा नैब के हवाले कर दिए गए हैं। ज़ेर ज़मानत के तयन का इख्तियार भी अदालत को दे दिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मिलने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अपडेट कर दिया। नए कानून के इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। तमाम बड़ों के लिए रिलीफ के रास्ते बंद हो गए। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज के मुकदमात वैसे ही चलेंगे। अवाम से फ्रॉड और धोखाधड़ी के प्राइवेट अफराद भी दोबारा नैब के हवाले। मुजारबा B4U केसेस पर नैब का दायरा इख्तियार बहाल कर दिया गया। ज़ेर जमानत के तयन का इख्तियार भी अदालत को दे दिया गया। पहले जुर्म की मालियत के बराबर मचल के जमा कराने की शर्त रखी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तनसीब तक शवाहिद पुराने तरीके से ही रिकॉर्ड होंगे। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया गया। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की बरतरफी के लिए है। वफाकी हुकूमत ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को NRO दे दिया। चेयरमैन नैब की बरतरफी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का किरदार खत्म। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को मिल गया। जुडिशल काउंसिल में चेयरमैन नैब के खिलाफ वीडियो स्कैंडल रेफरेंस ज़ेर इल्तवा है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, अपडेट कीजिए। देखिए, वैसे तो शुरू से ही चेयरमैन नैब को हटाने का तरीका कार जो है वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो क्राइटेरिया उसी क्राइटेरिया पे हटाया जाएगा, यानी कि मिसकंडक्ट और फिजिकल या मेंटली इनकेपेबल हो जाए तब। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चेयरमैन नैब की मुबैना जो एक वीडियो आई थी उसके हवाले से रेफरेंस था उन्हें ओहदे से हटाने के लिए। उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल को कहा था कि फोरम वाज़ेह नहीं है कि कौन सा फोरम चेयरमैन नैब के खिलाफ तहकीकात करके उन्हें ओहदे से हटाने की सिफारिश कर सकता है। इस हवाले से वजाहत करें। जो 6 अक्टूबर का ऑर्डिनेंस था उसमें बाकायदा जिक्र किया गया था आर्टिकल 209 का, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, कि वो चेयरमैन नैब के खिलाफ इंक्वायरी करके तहकीकात करके अपनी सिफारिश सदर को भेजेगी और सदर उसके तहत कार्रवाई करके चेयरमैन नैब को ओहदे से हटा सकेंगे। लेकिन जो आज ऑर्डिनेंस जो आया है 31 अक्टूबर का ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है उसमें जो सदर मुमलिकत है उनको ये इख्तियार दे दिया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का किरदार इसमें से निकाल दिया गया है। इसका इम्पैक्ट अब ये होगा कि चेयरमैन नैब के खिलाफ जो रेफरेंस चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ओहदे से हटाने का वो गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का किरदार इससे खत्म हो गया है। इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब चेयरमैन नैब के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने की मजाज नहीं रही। तो ये वो एक NRO है जो चेयरमैन नैब को दिया गया है इस मौजूदा ऑर्डिनेंस में। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और कलअदम तंजीम के साथ मुआहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको ये बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ कौमी उमूर पर कोर कमेटी को एहतमाद में लेंगे। शुरा को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी और पार्टी के तंजीमी उमूर से भी आगाह किया जाएगा। नून लीग के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई ने मार डाला, तब्दीली सरकार सारी हदें पार कर गई। मगर जब उनसे सवाल हुआ कि पंजाब और विफाक में अदम एतमाद कब ला रहे हैं तो साफ कह दिया कि अभी वक्त नहीं आया। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कहा कि जब वक्त आएगा तो PDM में मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर लीगी दौरे हुकूमत के कारनामे गिनवाते हुए कहा कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जिन भूतों ने खत्म नहीं की थी। जुल्म किया इस हुकूमत ने इन 3.5 सालों में। जितने वादे इन्होंने किए, न सिर्फ उन वादों से बेवफाई की इन्होंने, बल्कि दूसरी इंतहा पर चले गए। रियासत मदीना का नाम लेने वाले उसके उलट उनके 3.5 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया। खौफ आता है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा मईशत को दोबारा बहाल कर सके। जान जोखों का काम है, सबको मिलकर इसमें हिस्सा डालना होगा। लॉन्ग मार्च की PDM में इसके ऊपर मुशावरत होगी और जब भी PDM समझा कि अब वक्त आ गया है, पंजाब में और मरकज में तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी या नहीं, जब वक्त आएगा तो इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे PDM में। अभी उसका वक्त नहीं आया।
बड़ी बात नहीं कर रहा। अगर हमारी हुकूमत होती तो 3.5 सालों में, बल्कि इससे पहले, कहीं पहले, पूरे पंजाब में करोड़ों लोगों को साफ पानी मिल रहा होता। 20 घंटे की लोड शेडिंग और सिर्फ 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लगाई गई, जिन्होंने भुट्टो ने काम नहीं किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हवाओं का रुख बदल चुका है, तब्दीली सरकार को अब जाना ही होगा। हम बैकडोर से नहीं, आवाम की ताकत से हुकूमत में आएंगे। पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत बनी तो इमरान खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की नौकरी पर रख लेंगे। रुख जो है ना बिल्कुल बदल चुके हैं। आप देखेंगे कि PTI के लोग अपनी जमानतें जब्त कराएंगे जब भी इस मुल्क में इलेक्शन। हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके, ख़राब करके और फिर मुबारकबादें वसूल करना चाहते हैं। ये मामला हैंडल हो सकता था। इनके लिए आइडियल जॉब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आएगी और ये जॉब उनको चाहिए होगी तो शायद इंशाल्लाह ताला, वैसे बैकडोर से नहीं आने के हमें नहीं आना होता। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लोग हमें वो पूरी जिम्मेदारी देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और तभी इस नाअहल नाकाम सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा मिलेगा। कालेदम तंजीम के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाला एक और पुलिस एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गया। शुहदा की तादाद 5 हो गई। ASI अबू बकर SP इन्वेस्टिगेशन सिटी का PSO था। पुलिस के मुताबिक ASI अबू बकर पर सादुकी में कालेदम तंजीम के कारकुनों ने तशद्दुद किया था। अबू बकर को इलाज मुआलजे के लिए जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया, जहां 4 दिन जेरे इलाज रहने के बाद एहलकार दम तोड़ गया। 51 साला शहीद ने सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। रावलपिंडी में कारोबारी और दीगर सरगर्मियां 5 रोज़ बाद बहाल हो गए। एहतजाज के पेश नज़र सड़कों पर लगाए गए कंटेनर्स हटा दिए गए। तालीमी इदारे भी खुल गए। मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल बहाल हो गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सदाकत अली से। सदाकत, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, मुमकिन एहतजाज के बायस रावलपिंडी को 26 अक्टूबर की शाम को सील कर दिया गया था, जिसके बाद 31 अक्टूबर की रात को जो है ये फैसला किया गया कि रावलपिंडी को जो है वो फौरी तौर पर खोल दिया जाए। तमाम कंटेनर्स जो रावलपिंडी के अतराफ मरी रोड और दीगर मुहलिका गलियों और सड़कों पर लगाए गए थे, उनको रात गए हटा दिया गया, जिसके बाद मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल हो गई है और ट्रैफिक अपने सड़कों पर जो है रवां दवां है। इसी तरह जो मरी रोड के अतराफ जो स्कूल थे वो भी खुल चुके हैं और तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल हो गई। 5 रोज़ के बाद मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है कि वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो है बासानी अब सफ़र कर सकते हैं और अपने काम काज पर जा सकते हैं। जब एहतजाज का जो सिलसिला है वो उसको रोकने के लिए अभी भी जो कंटेनर्स हैं वो मरी रोड के अतराफ जो सड़क किनारे जो है रखे गए हैं, जबकि पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी मरी रोड के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है कि अगर कोई भी ऐसा मुमकिन एहतजाज होता है तो उसको फौरी तौर पर निपटा जा सके। ताहम तमाम तर तजारती और तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो बहाल हो चुकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया सदाकत अली आपका। हुकूमत और काले के दरमियान मुआहदा तय पा गया, ऐलान भी हो चुका, मगर अवाम की मुश्किलात जूं की तूं हैं। GT रोड गुजरात पर फंसे ट्रक ड्राइवर्स ने परेशानी के आलम में 10 दिन सड़कों पर गुजारे। जेहलुम के तीनों पुल भी बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और कालेदम तंजीम के दरमियान मुआहिदा हो गया, मामला तय पा गए, ऐलान भी हो गया। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है, लेकिन इस ऐलान के बावजूद GT रोड गुजरात ट्रैफिक के लिए अब तक बंद है। रास्तों की बंदिश के बाइस 10 रोज से फंसे ट्रक ड्राइवर्स की परेशानियां अब तक खत्म ना हो सकी। हमारा गाड़ी खड़ा किया है, खाली ब्लॉकों के लिए ऐसा खड़ा किया। देखो वो गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, हड़ताल तो ऐसा नहीं होता है। चनाब पुल पर अभी तक पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है, बस पैदल चलने वालों के लिए रास्ता खुला है। जालिम में भी GT रोड पर ट्रैफिक अब तक बहाल नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमती ऑर्डर्स मिलने का इंतजार किया जा रहा है। जालिम और गुजरात में रास्तों के साथ साथ इंटरनेट सर्विस भी अब तक मुअत्तल है।
IMF से सारे मामला तय पा गए, बस एक मसला बाकी है, 1-2 रोज में तय हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बताया चंद शिकों पर मामला रुका हुआ है, उनके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी और अक्सरियत हमारे पास नहीं। ये बात हम IMF को समझा चुके हैं। उन्होंने क्या बातें की, आइए सुन लेते हैं। उनके साथ मामला तय हो चुके हैं यार, एक मसला है बस, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन आपस में होगी और हमारे बस, बाकी तो सारा कुछ हो चुका है। फिजिकल स्टेट बैंक का तो नहीं है, बस बहुत ज़्यादा स्टेट बैंक का जो लॉ है, पुराना जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसके कुछ शिकें ऐसी हैं जिसके बीच में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हो नहीं सकती ना, हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम वही उन शिकों को ही कुछ आगे पीछे कर रहे हैं। ये स्टेट बैंक के कानून से रिलेटेड, कानून के रिलेटेड सर, उसमें भी देखें ना, फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड खत्म करने की बातें हैं और बहुत सी बातें। सुनो ना, फिर यही तो मैं बात कर रहा हूँ। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक NA 133 के लिए कुल 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 14 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए, जबकि 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मुस्लिम लीग नून के चौधरी नसीर भट्टा और शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। पीपल्स पार्टी के असलम गुल के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद के कागजात मुस्तरद किए गए। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि NA 133 में PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने तजवीज़ कुनंदगान को NA 130 से लिया, जिसका सबूत पेश कर दिया। आपको यह बताएं कि PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने गुज़िश्ता रोज़ NA 133 से कागजात मुस्तरद होने पर इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने उनके तजवीज़ कुनंदगान के वोट जानबूझकर तब्दील किए हैं। सूबा इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मीडिया को 2018 की इंतखाबी फहरिस्त सबूत के तौर पर पेश कर दी है। 2018 की इंतखाबी फहरिस्त के मुताबिक जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनंदगान का वोट 2018 से NA 130 में दर्ज है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन की शफाफियत पर किसी तौर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के 74वें जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब यादगार शोदा पर मुनक्किद हुई। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के शोहदा और गाजियों की यादगार पर फूल की चादर चढ़ाई और परचम कुशाई की तकरीब भी हुई। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। हुकूमती वुज़रा और अवाम की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। नैब ऑर्डिनेंस में दोबारा तरमीम कर दी गई। समा 12 अक्टूबर को ही नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तब्दीली की खबर दे चुका था। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, 12 अक्टूबर को समा ये खबर दे चुका था पहले ही। जी बिल्कुल इरम, अल्हम्दुलिल्लाह समा अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखे हुए है। 12 अक्टूबर को जब एक पहले ऑर्डिनेंस आ चुका था और किसी के वहम गुमान में नहीं था कि अब ये एक और ऑर्डिनेंस आएगा और तब्दीली आएगी, उस वक्त समा ने खबर दी कि नैब के अफसरान जो हैं उन्हें कुछ जो नया ऑर्डिनेंस आया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ास तौर पर जो चीटिंग पब्लिक एटलाज यानी फ्रॉड के केसेस हैं प्राइवेट लोगों के, उस पर उन्हें एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर ये भी खत्म हो गया तो बहुत सारे लोगों के अरबों रुपए हैं जो लूटे गए हैं और उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। उस सिलसिले में फिर 14 अक्टूबर को चेयरमैन ऑफिस की जानिब से डीजी ने जो नैब के डीजीज हैं उनसे पूछा गया था एक लेटर के जरिए कि आप अपनी सिफारिशात दें, बताएं आपकी क्या तजावीज़ हैं जो कि हम वज़ारत कानून को भेजेंगे ताकि नैब का ऑर्डिनेंस जो है उसमें तब्दीली हो। फिर वो भेजा गया और उसके बाद आज जो है ये ऑर्डिनेंस नया जारी हो गया और उसमें न सिर्फ फ्रॉड केसेस जो हैं उनको दोबारा नैब के इख्तियार में लाया गया है, बल्कि जो दीगर कुछ मामलात हैं जिसमें बहुत सारे केसेस के लोग जो मुल्ज़मान थे वो रिलीफ लेने की कोशिशों में थे, लेकिन अब दोबारा जो है वो नैब का जो है वो इख्तियार हो गया है और रिलीफ अब मुश्किल होगा उन मुल्ज़मान के लिए। अब मुश्किल हो चुका है। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट आपका।
आगे बढ़ते और आपको बताएं कि नस्ला टार को गिराने का मिशन तारीख गुजर गई, लेकिन नस्ला टार को कब और कैसे गिराया जाएगा अभी फैसला होना बाकी है। इस हवाले से डीसी ऑफिस ईस्ट में आज अहम इजलास तलब किया गया है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद अहम इजलास है जिसमें इमारत मिसबार करने के तरीके का तयन किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आज एक अहम इजलास तलब किया गया डीसी ऑफिस ईस्ट में, जहाँ पर कमिश्नर कराची की तश्कील दी गई 8 रुकनी कमेटी बैठेगी डीसी ईस्ट की सरबराही में और इस बात का तयन करेगी कि किस तरीके से इस इमारत को गिराया जाएगा। जो दरख्वास्तें जमा कराई गई थी कमिश्नर कराची के पास इस इमारत को मिसमार करने के हवाले से, उन पर भी गौर किया जाएगा। तारीख की अगर बात कर लें तो ज़िला इंतज़ामिया के नोटिस के मुताबिक इस इमारत को गिराने की, खाली करने की और इस जगह को गिराने की तारीख जो है वो 27 अक्टूबर थी, जो कि गुजर चुकी है। 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का कहा था कि कमिश्नर कराची 1 हफ्ते के अंदर इस इमारत को मिसमार करके उसकी रिपोर्ट पेश करें। आज 1 नवंबर है, वो तारीख भी पूरी हो चुकी है, पर ताहाल नस्ला टावर की जो किस्मत है उसका फैसला नहीं हो सका है। अभी भी ये फैसला होना बाकी है कि इस इमारत को कौन और कैसे गिराएगा। और मुतवक्के है कि आज का जो अहम इजलास तलब किया गया डीसी ऑफिस ईस्ट में, वहाँ पर इस बात का तयन किया जाएगा और जो दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब भी मुतवक्के है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कहाँ है लापता अफराद, अब तक कहाँ तलाश किया, शहरी जफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि लापता शहरी के अहलखाना ने राब्ता नहीं किया। अदालत ने लापता शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। लायंस एरिया मसाइल का गढ़, जानिए इसी बुलेटिन में। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बार जारी हैं। 193 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की तादाद 6803 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आदाद शुमार के हवाले से बताइए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं और 193 नए केस से जो है 6823 तक जो मुतासिर हैं पहुंच गए हैं, जबकि पेशावर सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों में 128 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे ये तादाद जो है 2890 तक पहुंच गई है। जबकि इस वक्त भी हाई रिस्क अजला जो है वो उसमें पेशावर शामिल है, नौशहरा है, हरीपुर है, सवाबी है और मर्दान है, जहां पर केसेस जो है वो तकरीबन 400 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि इसमें इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। जबकि अब तक 8 अफराद जो है वो वायरस से इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस वक्त भी अस्पतालों में 197 अफराद दाखिल हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। डेंगू मच्छर ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए, मजीद 3 अफराद की जान चली गई है। लाहौर में मजीद 345 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से हस्पताल पहुंच गए हैं। उधर जुड़वा शहरों में डेंगू से मुतासर अफराद में इजाफा जारी है। हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ होंगे, इसके अलावा अरहम खान भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले दानियाल उमर की जानिब चलते हैं। जी दानियाल, बताइएगा इस बारे में मजीद। हाल है वो संगीन होती जा रही है पूरे पंजाब में, और सबसे ज़्यादा जो मुतासरा शहर है वो लाहौर है। लाहौर में 24 घंटे के केसेस का तजिया करें तो 345 केसेस जो है वो ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं लाहौर के सरकारी अस्पतालों में निजी लैब्स के ज़रिए। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि अस्पतालों के अंदर तकरीबन 1600 मरीज़ जो है वो तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त एक्सपो सेंटर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मरीज़ों की बड़ी तादाद जो है जो कि मुश्तबा मरीज़ हैं, सस्पेक्टेड हैं या प्रोबेबल मरीज़ हैं, वो अपने टेस्टों के लिए CBC टेस्ट के लिए डेंगू का जो NS1 टेस्ट होता है उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और कितारें जो है वो लंबी यहाँ पर लगी हुई हैं, जो मरीज़ डॉक्टर्स से चेकअप करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया है वो रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू लार्वा तल्फ करने का अमल भी जो है वो जारी रखे हुए है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुकामात ऐसे हैं
जहाँ पर लाहौर में 24 घंटे के दौरान जो है वो डेंगू लार्वा तल्फ किया गया है। अमवात जो है उनकी तादाद भी रोज़ बरोज़ ज़्यादा हो रही है। गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर के अंदर, नारोवाल के अंदर, रावलपिंडी के अंदर जो है वो एक मरीज़ डेंगू बुखार की वजह से वफ़ात पा चुका है और हुकूमत जो है वो इस पर कोशिश कर रही है कि जो डेंगू स्प्रे का अमल है उसको भी तेज़ किया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर स्केजुअल भी जारी किया जा रहा है कि जो स्प्रेज़ हैं वो किए जा रहे हैं। जी, किया जा रहा है। अरम खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। अरम, आप अपडेट कीजिए, क्या आदाद शुमार हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जुड़वा शहरों में जो डेंगू के वार हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी 24 घंटों के दौरान 113 अफराद जो हैं वो डेंगू से बीमार हुए हैं। इस्लामाबाद में 46 मरीज सामने आए, जबकि रावलपिंडी की बात करें तो 67 मरीज इस्लामाबाद में रावलपिंडी में सामने आए। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक और मरीज डेंगू के बायस इंतकाल कर गया है। मजमूई जो अमवात की तादाद है वो 14 हो गई हैं। ये जो मरीज़ जो इंतकाल किया है ये इसका ताल्लुक बाराकऊ से था और ये एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में जो दही इलाके हैं वो डेंगू से ज़्यादा मुतासिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो दही इलाके थे वहाँ से 12 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जो शहरी इलाके थे वहाँ से 34 केसेस जो हैं वो सामने आए। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में जो है वो 3643 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी में 2168 केसेस अब तक सामने आए हैं। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल जो पिम्स है इस वक्त मैं उसमें मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो है वो डेंगू काउंटर है। यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर डेंगू का टेस्ट कराते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 मरीज पिम्स अस्पताल में लाए गए, जबकि पोली क्लिनिक जो दूसरा सरकारी अस्पताल है उसमें 1 मरीज डेंगू का लाया गया है। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो होली फैमिली अस्पताल में 27, जबकि बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में 18 मरीज लाए हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अरम खान। दानियाल उमर हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क में कोरोना से अमवात और नए केसेस में नुमाया कमी आने लगी। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 40,621 टेस्ट किए गए, 442 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.18% रही। एक दिन में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,458 हो गई। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल से नौज़ायदा बच्चे को अगवा कर लिया गया। मुलजिम ने बच्चे की जगह गुड्डा रखकर धोखा दिया। मुतासरा खानदान ने अस्पताल इंतजामिया को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया है। पुलिस ने बच्चे के अगवा की FIR दर्ज कर ली है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल होली फैमिली में सिक्योरिटी का इतना फुकदान। कलर सईदा के रिहायशी खानदान के नौमौलूद बेटे को गायब कर दिया गया। शाहिद 29 अक्टूबर को अपनी अहलिया को होली फैमिली अस्पताल लेकर आया था। 30 अक्टूबर को जोड़े के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और अगले ही दिन बच्चे को अगवा कर लिया गया। वालिदैन कहते हैं उनकी तो जैसे दुनिया ही लुट गई। 9:30 बजे उसको मिले, दूध दिया, कपड़े चेंज किए, उसके बाद उन्होंने हमको अंदर नहीं जाने दिया। दोबारा जब 12 बजे हम अंदर गए हैं उधर से बच्चा गायब हो गया। बच्चे की जाई वो खिलौना रख गए हैं, गुड्डी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी। जितने उस शिफ्ट के मुलाजमीन हैं उनको मैंने कहा कोई बाहर नहीं जा सकता। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनका मुतल्ली का फ़ौरन निकाला और एक कमेटी बनाई, 5 बंदों पर मुश्तमिल थी कि आप फ़ौरन से बेशतर जो है इसको जितने भी शवाहिद है वो सेव करें। मुतासरा खानदान ने तो खुद अस्पताल इंतजामिया पर ही शक जाहिर कर दिया। नर्सरी में भी एक CCTV कैमरा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसकी हमारे पास बैकअप नहीं है, वो सिर्फ लाइव चलता है। रिस्पॉन्सिबल वही है, जाहिर सी बात है। बच्चे के वालिद शाहिद महमूद की मुद्दत में थाना न्यू टाउन पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। CPO एहसन यूनुस का भी वाक़े का नोटिस। पुलिस ने अस्पताल की राहदारियों की फुटेज हासिल कर ली। मुलजिम की तलाश और नौमौलूद की बाजियाबी के लिए फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम्स मजीद शवाहिद भी जमा कर रही हैं। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल से नौमौलूद बच्चे के अगवा का मामला, अस्पताल की नर्स और चौकीदार समेत 3 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। बात कर लेते हैं उमर बिन आसिफ से। उमर, क्या कहती है पुलिस? जी बिल्कुल, देखें जो होली फैमिली अस्पताल से नौज़ायदा बच्चे के अगवा का मामला है जिसपे थाना न्यू टाउन के जो SHO हैं उनके मुताबिक अस्पताल के नर्स और चौकीदार समेत 3 अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया। नर्सरी फुटेज भी देखी गई। 2 खवातीन पर शक है जिनसे जो है पुलिस इस टाइम तफ्तीश जारी है। 3 घंटे तक जो बच्चे की जगह गुड्डा कैसे मौजूद रहा, अस्पताल इंतजामिया के गुड्डा था जिसके ऊपर से पुलिस ने जो है फिंगरप्रिंट्स ले लिए और दीगर शवाहिद भी हासिल किए हैं। इसी सिलसिले में जो नर्सिस की जानिब से भी एक एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि बच्चा अगवा के मामले में जो है एक स्टाफ नर्स को भी पुलिस ने अपनी तहवील में लिया था
उसे फौरन हवाले किया जाए। और दूसरी जानिब एक आया जिससे पुलिस तफ्तीश करी, उसका खानदान भी जो है इस टाइम होली फैमिली अस्पताल पहुंच गया। उनकी जानिब से इंतजामिया को 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द अज जल्द जो है वो आया खानदान के हवाले की जाए। जी बहुत शुक्रिया उमर बिन आसिफ आपका। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हम देखते हैं, अगर आज हम देखते हैं तो लगभग मेरा ख्याल है 4 से 5 बिलियन US$ की इंडस्ट्री मौजूद है ये। और हमने इसी चीज को करते हुए एक ISPR के साथ एक वायदा किया, MOU भी साइन किया था। और हमने कराची में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कराची यूनिवर्सिटी में जो इस्लामिक सेंटर था, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने जा रहे हैं। उसके ऊपर अगेन 2 बिलियन का खर्चा आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला गेमिंग और एनिमेशन के ऊपर भी अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के नौजवान अपना किरदार अदा करेंगे। और जो इतना बड़ी मार्केट जो जिसमें पाकिस्तानी नौजवान ना होने के बराबर था, वहां से भी अपना शेयर वसूल करेंगे। हमेशा एक बात मैं करता हूं और हर तकरीब में करता हूं, और वो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट के हवाले से कि IT एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है। मुझे याद है कि जब 2018 में, बल्कि मैं पीछे नहीं जाता बल्कि पिछले साल 2019 और 20 की मैं आपको IT एक्सपोर्ट बताता हूं कि उसकी क्या सूरत हाल थी। 2019 और 20 में गालिबन 1.4 बिलियन US$ के IT एक्सपोर्ट की गई थी। लेकिन जब हमने इसी साल 30 जून को जब क्लोज किया है, तो आपको सुनकर खुशी होगी कि 1.4 बिलियन US$ से हमने इसे बढ़ाकर 2.1 बिलियन US$ तक ले गए, जो कि 47% इजाफा था। तो द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान, अगर आप टेक्सटाइल को देखते हैं, आप किसी भी कंपनी, किसी भी मिनिस्ट्री को देख लें, कहीं पे 7%, कहीं पे 8%, कहीं पे 12% इजाफा हुआ है। बट द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ IT, जिसने IT एक्सपोर्ट को 47.44%। आपको बताएं कि वज़ीर IT अमीनुल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि ISPR के साथ भी MOU साइन किया है। गेमिंग और एनिमेशन के मैदान में पाकिस्तान के नौजवान अपना किरदार अदा करेंगे। ताकि बड़ी नाअहली, फैसलाबाद में नर्सल के पौधे रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी साफ करते हैं, मगर वासा इस साफ पानी को फिर से जाया कर देता है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं उस्मान सिद्दीक से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पहले शहर भर के गंदे पानी को साफ किया, उसे खेती बाड़ी काश्तकारी के इस्तेमाल के काबिल बनाया, मगर फिर वो पानी ज़मीनों को लगाने की बजाय दोबारा से गंदे काले पानी में ही डाल दिया गया। ये अजब कारनामा है फैसलाबाद में वासा का, जिन्होंने 2019 में चकेरा के मुकाम पर गंदे काले पानी के तालाबों में 8000 मुरब्बा फुट पर निरसल के पौधों से पानी को साफ करने का प्रोजेक्ट लगाया था। 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट ने पानी को साफ करना भी शुरू कर दिया। एक दिन में 50 मिलियन गैलन जो पानी है निरसल के पौधों से साफ हो रहा है, मगर वो पानी खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने की बजाय, किसानों को देने की बजाय, वासा ने दोबारा से गंदे काले पानी में ही शामिल करना शुरू कर दिया। इस हवाले से जब वासा अफसरान से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से एक अजब मंतक पेश की गई कि ये साफ पानी इस वजह से गंदे पानी में शामिल किया जा रहा है ताकि वो दरिया में जा सके। तहम शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान है कि मंसूबा जो करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया है, जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इस हवाले से एक्शन ले कि जो पानी साफ़ हो रहा है वो फसलों में इस्तेमाल के काबिल भी है, वो किसानों को फ़रोख्त किया जाए, फसलों को लगाया जाए ताकि उसके नताइज भी हासिल हो सके। जी उस्मान सिद्दीक अपडेट कर रहे थे। मसाइल से घिरा कराची का इलाका लायंस एरिया कचरे के ढेर और टूटी फूटी सड़कें मकीनों के नसीब में हैं। मकीन बदबूदार पानी पीने पर मजबूर है। लायंस एरिया की कहानी शहरी की ज़बानी। यहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई टीवी चैनल नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ये समा वाले हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई पूरा लायंस एरिया तबाह बर्बाद हुआ है, बुरा हाल है, गटर उभर रहे हैं, गंदा, निहायत ही गंदा तरीन पानी, बदबू वाला। पता नहीं, ऐसा लगता है किसी ने सेवरेज की लाइन उस पानी में मिलाई। हम लोग 1.5 2 घंटे उस पानी को ज़ाया करते हैं, उसके बाद भी बदबू वाला पानी हम लोग पी रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। रोडें टूटी हुई है, गटर उबल रहे हैं, गटरों पर ढक्कन नहीं है, टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ जाके देखें आप, जो है वहाँ पे कितने बच्चे उस गटर के अंदर गिर गए। रोडों का हाल देखें, गलियों का हाल देखें, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मेरी अपील है हुकाम बाला से कि ये
आप अपने नुमाइंदे भेजें, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे, वो आके इलाके का विजिट करें। कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसा हुआ बेयार और मददगार इस कराची शहर को तो पता नहीं किसकी नज़र खा गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी शाहीनों के बाद कीवीज ने भी भारत को जेर कर लिया। 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने भारतीय सुरमाओं को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। भारतीय टीम की सेमीफाइनल में रसाई खतरे में पड़ गई। कोहली 11 सिर्फ 110 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर में हासिल कर लिया। सूडी मैन ऑफ द मैच करार पाए। मौसम बदला, पहनावे बदले। लाहौर के इलाके बादामी बाग में ट्रक आइसक्रीम पार्लर शहरियों में खूब मकबूल हो रहा है, जहां आइसक्रीम मिट्टी के बर्तन में पेश की जाती है। अनजफर की रिपोर्ट। बादामी बाग में वाक़ ये है ट्रक आइसक्रीम पार्लर, जिसे मकामी नौजवान मून सुल्तान चला रहे हैं। पार्लर में पायलट दरवाजा भी है। खुशनुमा रंगों से बादशाही मस्जिद और दिल्ली गेट की अक्कासी की गई है। आइसक्रीम को बादाम, काजू और पिस्ता के साथ मिट्टी के स्पेशल कुज्जा में पेश किया जाता है। 3 लेयर्स में इसमें डलता है काजू, पिस्ता, बादाम। सेकंड में नुटेला, काजू, पिस्ता, बादाम, मूंगफली, मेवा। फिर थर्ड लेयर में भी, और ऊपर जिसको टॉपिंग के लिए जो चाहिए, जैसे स्ट्रॉबेरी, कैरामल वगैरह चीजें होती हैं, वो करवा सकते हैं। ट्रक आइसक्रीम पार्लर को देखने और यहाँ से मजेदार आइसक्रीम का मजा चखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट भी सारा जबरदस्त है और इनके जो फ्लेवर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इनका जो तरीका है वो बिल्कुल मुनफरिद है। यहाँ की आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। पार्लर के मालिक का दावा है कि इनकी आइसक्रीम गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी लोग शौक से खाते हैं। ट्रक आर्ट से मुतासिर ये आइसक्रीम बार और उसकी कुज्जा आइसक्रीम बेशक लाहौरियों के लिए एक मुनफरिद तोहफा है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। और मौसम बदला तो लड़कियों को भी कपड़ों और मेकअप के अंदाज बदलने की फिक्र हुई। ठंडी रुत के गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई। फराह रबानी की रिपोर्ट। मौसम बदले और कपड़ों के अंदाज न बदलें, ऐसा भला मुमकिन कहाँ। इसीलिए तो इस्लामाबादी कुड़ियाँ निकल पड़ी हैं सर्दी की शॉपिंग करने। सेक्टर F7 में खुले नए सैलून और बुटीक में सब मिले एक ही छत तले। वैरायटी भी वसी, खवातीन का तो जैसे बड़ा मसला हल हो गया। And I'm really liking the cut lines जो कि मार्केट में इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं और वो एक बात सबसे अच्छी ये है कि वो फ्रेंडली हैं सबके साथ। ठंडी रुत में मलबूसात के गहरे रंगों और शोख और चंचल बना सिंगार की बड़ी मांग। वेलवेट है, शॉल्स हैं और प्लस ये है कि आपका सिल्क के साथ मैंने कॉम्बिनेशन रखी। लड़कियों के लिए जंप सूट्स हैं, वेस्टर्न कट्स हैं, तो जो लड़कियों को भी पसंद आता है। हर उम्र की खातून अगर यहाँ पे आती है तो उनमें से कुछ ना कुछ और हर ओकेजन के मुताबिक यहाँ पे हमने कोशिश की है कि चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। खवातीन का कहना है मनपसंद माहौल और सहूलियात के होते तो सजने संवरने का ज़ौक़ और शौक और भी बढ़ जाता है। मौसम की मुनासिबत से कपड़ों का इंतखाब और मेकअप का इंतजाज खूबसूरती निखारने के लिए भला और क्या चाहिए। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।